नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि पीछे जीओसी के पार्ट 2 तक हमने प्रेरणिक प्रभाव के जो प्रकार है उन तक बात कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट या कह सकते हैं प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती का स्थायित्व है। इंटरमीडिएट के रूप में अगर मैं बात करूं तो हमने पीछे के वीडियोस में हमने बात की थी कि एक कार्बोकैटायन बनता है, एक कार्बेनायन बनता है, एक फ्री रेडिकल बनता है। जनरली हम 3 की बात करके आए थे, इसके अलावा और भी थे, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने मैथेन का, और मैथेन के एग्जाम्पल के अंदर हम कुछ इस टाइप से 3 कंडीशन बना रहे हैं। इन 3 कंडीशन में देखें जो बॉन्ड का विखंडन है जो बंध का विखंडन है वो किस किस टाइप से संयोजक बंध है उसका विखंडन होता है, उसको दिखा रहे हैं हम। यहां कार्बन और हाइड्रोजन के दोनों के बीच जो संयोजक बॉन्ड बना हुआ है, और उस संयोजक बॉन्ड के अंदर जो ये दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन के खाते में चले जाए रिएक्शन के दौरान तो क्या होगा, हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और आगे कार्बन वाली स्पीशीज कुछ इस टाइप से दिखेगी। कार्बन पर कौन सा चार्ज दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर ये साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के खाते में चले जाए तो आगे कार्बन की जो स्पीशीज बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझे के जो थे वो बराबर उनको वापस मिल जाए, जिन 2 परमाणुओं के बीच संयोजक बॉन्ड था, अगर वो हाइड्रोजन को खुद का इलेक्ट्रॉन मिल जाए और कार्बन को भी अपना खुद का इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो कंडीशन ये होगी कि हाइड्रोजन पर फ्री रेडिकल और यहां कार्बन वाली जो स्पीशीज बची है उसके ऊपर भी कौन सा, फ्री रेडिकल। तीसरी कंडीशन एक और बन गई कि जैसे पहली कंडीशन के अंदर साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के खाते में गए थे, ठीक वैसे ही अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के खाते में आ जाए तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज, प्लस, और आगे जो कार्बन वाली जो स्पीशीज है उस पर चार्ज कौन सा आएगा, माइनस। अब 3 कंडीशन बनी है हमने मैथेन के एग्जांपल में बॉन्ड क्लीवेज के दौरान देखा है, बंध के विखंडन के दौरान। तो ये जो स्पीशीज बनी है इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, और इसको बोलते हैं कार्बेनायन। ठीक है, 3 टाइप की कंडीशन बनी है, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बेनायन। अगर मैं बात करूं कार्बोकैटायन की, तो कार्बोकैटायन के अंदर कार्बन के वैलेंस सेल में अगर अब ये इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। यानी 2 यहां से मिल रहे हैं, 2 यहां से मिल रहे हैं और 2 यहां से। इधर वाला बॉन्ड तो टूट गया, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के खाते में चले गए, तो कितने बचे इसके पास, टोटल 6। फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल के खाते में भी, कार्बन के खाते में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। और कार्बेनायन की अगर बात करें तो कार्बेनायन वाले कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है खाते के अंदर वो कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। शुरू वाली दोनों कंडीशन में देखें आप, कार्बोकैटायन के अंदर कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, जबकि फ्री रेडिकल के अंदर आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल के अंदर अष्टक जो नियम हम पढ़ते हैं तो इनका दोनों का अष्टक है वो कंप्लीट नहीं है, और अष्टक कंप्लीट नहीं है कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का, तो इन दोनों की प्रवृत्ति है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की रहेगी। दूसरी बात, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, इसका मतलब वही किसका ऑर्डर होगा, फ्री रेडिकल का। यानी जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम पढ़ेंगे वही किसका होगा, फ्री रेडिकल का। एग्जांपल से समझते हैं कि किस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किस कार्बेनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और किस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उससे पहले अगर हम फॉर्मूले पे जाएं कि हमें कैसे अप्लाई करना है किसी कार्बोकैटायन पे, कार्बेनायन पे और फ्री रेडिकल के ऊपर, तो सबसे पहले देखें, जिस भी कार्बोकैटायन या जिस भी मैं कह दूं इंटरमीडिएट की बात करूं तो इंटरमीडिएट का स्थायित्व है डायरेक्टली व्युत्क्रमानुपाती होता है आवेश की मात्रा के। आवेश की मात्रा के, आवेश की मात्रा, आवेश चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे क्या हो, नेगेटिव हो, आवेश दोनों में से कोई सा भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन आवेश की मात्रा जितनी कम होगी किसी भी
इंटरमीडिएट के ऊपर, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल के दौरान। एक कंडीशन और भी बता सकते हैं हम, देखें हम जानते हैं कुलाम लॉ के अकॉर्डिंग U समानुपाती KQ स्क्वायर बटे R। U है वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस फॉर्मूले से देखें U डायरेक्टली समानुपाती है किसके, Q के। तो मैं ये कह दूं अगर आवेश बढ़ेगा, Q का मतलब है आवेश, अगर आवेश बढ़ेगा तो कह सकते हैं U का मान बढ़ेगा, कि जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, स्थायित्व क्या होगा, कम। तो आवेश ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, ये कंडीशन भी देख सकते हैं। और एक इधर हमने फॉर्मूला बनाया है कि आवेश जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। एग्जांपल से देखें कैसे। फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने CH3 CH2 प्लस चार्ज, CH3 CH CH3 पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों पे आपको ये चेक करना है कि आवेश इन दोनों के अंदर किसके अंदर कम है। आवेश की बात करें तो देखें यहां हमने मैथाइल ग्रुप जोड़ा है, और मैथाइल ग्रुप का कौन सा प्रभाव लगता है हम पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्लस आई प्रभाव। और यहां हमने दो मैथाइल ग्रुप जोड़े हैं, दोनों का प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव की वजह से ये मैथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन CH2 की तरफ देगा, और ये भी CH की तरफ, और ये भी CH की तरफ। यानी ये CH3 इस CH2 पॉजिटिव चार्ज वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देने का मतलब देखें ये जो प्लस लिखा है, प्लस का मतलब है CH2 के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है, या इलेक्ट्रॉनों की मैं कह दूं कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए मैथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। देने का मतलब है इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कमी थी, उस कमी को कम कर रहा है कुछ। यहां दो मैथाइल ग्रुप जोड़ रखे हैं, और दो मैथाइल ग्रुप है वो भी इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इस इधर वाले एग्जाम्पल की तुलना में कुछ ज्यादा कम कर रहे हैं। तो मैं अगर इन दोनों एग्जाम्पल में बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा है या फिर यहां ज्यादा है। अगर हम देखें तो यहां पॉजिटिव चार्ज है वो क्या मिल रहा है, हमें ज्यादा मिल रहा है, और यहां पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, कम मिल रहा है। या कह सकते हो यहां आवेश की मात्रा कम है और यहां आवेश की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और आवेश की मात्रा जहां कम उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। यानी स्टेबिलिटी की बात करें तो इधर वाले की ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहां लेस पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। और इधर वाले के एग्जांपल में बात करें तो ये कह सकते हैं मोर पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है, तो क्या होगा, लेस स्टेबल कंडीशन, यानी लेस स्टेबल स्पीशीज बनेगी। ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। किसके आधार पर, आवेश की मात्रा जहां कम होगी इसका मतलब है स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर इसी एग्जांपल में मैं कुछ इस टाइप से कर दूं कि यहां नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, यहां भी हमने नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, ये कंडीशन बन गई। यहां से कुछ ग्रुप को हटा दिए, ये जो हमने लिखे हैं, सॉरी। अब कंडीशन देखें, हमने कार्ब एनायन में तब्दील कर दिया इसको। कार्ब एनायन में बदलने के बाद देखें यहां इस मेथाइल ग्रुप का वही प्लस आई प्रभाव लग रहा है, इस मेथाइल ग्रुप का भी प्लस आई प्रभाव, यहां भी प्लस आई प्रभाव, दोनों एग्जांपल में वही प्लस आई प्रभाव वाले हमने जोड़ रखे हैं। अब ये प्लस आई प्रभाव है, माइनस का मतलब होता है इस CH2 के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही अधिक है, यानी इलेक्ट्रॉन है इसके पास पहले से ज्यादा। और ये मेथाइल ग्रुप ऐसा जोड़ रखा है जो इलेक्ट्रॉन इसको और दे रहा है, या कह दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी और बढ़ा रहा है। तो बढ़ा रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ेगी। और यहां देखो, यहां तो हमने एक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाला लगा रखा है, और यहां हमने 2 ग्रुप लगा रखे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा बढ़ेगा, इस एग्जांपल के अंदर। इस एग्जांपल में नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम। तो मैं ये कह सकता हूं यहां लेस नेगेटिव है, और यहां क्या है, मोर नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब देखें, यहां आवेश की मात्रा कहां कम है, इस एग्जांपल के अंदर कम है, इस एग्जांपल में ज्यादा है। तो जहां आवेश कम वहां स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो कह सकते हैं मोर स्टेबल ये बनेगा, और इस एग्जांपल में इधर वाले में ये बनेगा लेस स्टेबल। कंडीशन ये बन जाएगी। पीछे वाले एग्जांपल में ये दोनों कार्बोकैटायन के रूप में लिया था, तो उसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, जबकि कार्ब एनायन में ये क्रम क्या हो जाएगा, कुछ उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें
एक एग्जांपल और देखते हैं। थ्री डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर मेथाइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज दिखा के ये भी आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। अब देखें, इसका प्लस आई प्रभाव, इसका भी प्लस आई प्रभाव, इसका भी प्लस आई प्रभाव, और इस प्लस का मतलब पहले ही बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब देखें, 3 मेथाइल ग्रुप जोड़ रखे हैं हमने, यहां हमने 2 मेथाइल ग्रुप जोड़ रखे हैं जिनका प्लस आई प्रभाव लग रहा है, और यहां 1 मेथाइल ग्रुप जोड़ रखा है हमने। अब देखें, 3 मेथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, और यहां 2 मेथाइल ग्रुप है जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, और यहां 1 मेथाइल ग्रुप है जो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो मैं ये कह दूं कि पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे कम किसके अंदर मिलेगा, यहां अपन बोले तो 3 लोग लगे हुए हैं जो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, आवेश को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां 2 लगे हुए हैं और यहां 1 लगा हुआ है। तो आवेश की मात्रा सबसे कम किसके अंदर होगी, इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर। उससे कम, सॉरी उससे थोड़ी सी ज्यादा किसके अंदर, 2 डिग्री के अंदर, और उससे ज्यादा 1 डिग्री के अंदर। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। अगर इसी एग्जांपल को कार्ब एनायन की कंडीशन में देखा जाए तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, CH3 CH CS3 और CS3 CH2 नेगेटिव चार्ज और CS3 नेगेटिव। अब कार्ब एनायन लिया है, कार्ब एनायन में पता है माइनस का मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और हमने ग्रुप कुछ ऐसे ही जोड़ रखे हैं इसके साथ 3 जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहे हैं। तो आवेश की मात्रा इसके अंदर ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि 3 ग्रुप जोड़ रखे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहे हैं। यहां आवेश की मात्रा 2 ग्रुप के कारण बढ़ रही है, और यहां है वो 1 ग्रुप के कारण बढ़ रही है। तो सबसे कम आवेश की मात्रा की बात करें तो वो किसके पास है, इस मेथाइल ग्रुप के पास। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल, उससे कम स्टेबल। इसका मतलब है कि 1 डिग्री कार्ब एनायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्ब एनायन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। क्योंकि जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा उसका जस्ट उल्टा हमने कहा था, किसका ऑर्डर होगा, कार्ब एनायन का। नेक्स्ट एग्जांपल और देखें, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH CS3 पॉजिटिव चार्ज, और तीसरा एग्जांपल CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ हमने Cl जोड़ा है, और चौथा एग्जांपल CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज और NO2 जोड़ा है। 4 टाइप के हमने कार्बोकैटायन लिए। इन चारों के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख रहे हैं कि किसकी स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। अगर हम बात करें इस Cl का, तो Cl का कौन सा प्रभाव, -I, NO2 का कौन सा, +I, और इन दोनों मेथाइल ग्रुप का कौन सा प्रभाव, सॉरी यहां NO2 का -I प्रभाव होगा, यहां +I, यहां भी क्या होगा +I, इस मेथाइल ग्रुप का भी कौन सा प्रभाव, +I। आपको चार्ज देखना है, हमने +I -I प्रभाव मेंशन कर दिए सभी ग्रुप के ऊपर, उसके आधार पर हम चार्ज देखेंगे कि किसके ऊपर चार्ज ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम है, और जिस पर चार्ज कम होगा चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी हो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। यहां हम बात करें तो पहले और दूसरे एग्जाम्पल में देखें, ये एग्जाम्पल हम ले चुके हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो हम ऑर्डर में ये कह सकते हैं कि 2 वाला तो ज्यादा होगा स्टेबल 1 वाले से, यानी 2 है वो 1 से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। अब देखें यहां जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ रखे हमने, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो ये भी इससे खींचेगा, इधर से भी खींचेगा। अब जब ये Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो पहले से पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, इसका मतलब पहले से CH2 के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, दोनों एग्जांपल में लास्ट वाले में प्लस का मतलब कमी है, तो NO2 है वो भी इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है इससे, और यहां Cl भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। खींचने का मतलब है इसके पॉजिटिव चार्ज को वो इंक्रीज कर रहे हैं और कमी बढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब।
और कमी ज्यादा किस में बढ़ेगी, वो तो डिपेंड करेगा कि खींचने की पावर इसकी ज्यादा है या फिर इसकी ज्यादा है। अगर हम बात करें माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर के अंदर, तो NO2 का माइनस आई प्रभाव जो होता है वो Cl से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की जो पावर होती है वो NO2 की क्या होती है, ज्यादा होती है। किससे, इस Cl से। तो इसका मतलब है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो कहने का मतलब जनरेट करेगा, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। ये जो ऑर्डर बता रहा हूं NO2Cl, आपको स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर दिख रही है जिसके अंदर कुछ ऑर्डर लिखे हुए हैं प्लस आई और माइनस आई प्रभाव के। अब NO2 की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इंक्रीज हुआ, इसका मतलब इन दोनों में अगर तुलना करें तो 3 नंबर जो है वो ज्यादा स्टेबल है किससे, 4 नंबर से। तो इन चारों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4। नेक्स्ट एग्जांपल और देखें एक, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ही ज्यादा हमारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं। ये 4 एग्जांपल और लिए हमने। इन चारों कार्बोकैटायनों के अंदर हम देख रहे हैं, अच्छा जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगाए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा के भी आप ऑर्डर चेक कर सकते हैं कार्ब एनायन का, क्योंकि मैं जब इन चारों के अंदर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करूंगा उसका जस्ट उल्टा होगा कार्ब एनायन का। अब देखें ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ये 4, ये 5 और ये 6। हम विद्युत ऋणता जो पढ़ते हैं उस विद्युत ऋणता के अंदर एक चीज पढ़ते हैं कि जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे देखो यहां रिंग 3 मेंबर्ड है, यहां 4 या 5 और 6, जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस रिंग की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर मैं इन चारों में विद्युत ऋणता की बात करूं तो इधर से इधर जाने पर रिंग का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रिंग का साइज बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी इधर से इधर जाने पर विद्युत ऋणता का मान कम हो रहा है। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा है कि ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कोई अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है। और इसी बात का अगर मैं उल्टा बोलूं कि कम विद्युत ऋणी परमाणु के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो भी ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखें चारों पर ही पॉजिटिव चार्ज है तो सबसे कम विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा है, ये, और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये 6 मेंबर्ड रिंग वाला कार्बोकैटायन। क्योंकि जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ रहा है, मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यहां इधर से जो इधर लिखा है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, स्थायित्व का क्रम। इधर से इधर जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां माइनस लगाएंगे, अगर कार्ब एनायन के रूप में इसी एग्जांपल को कन्वर्ट करना हो तो यहां ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज और CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। यहां 3 एग्जांपल लिए कार्बोकैटायन के, इन तीनों की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। स्टेबिलिटी देखने से पहले देखें एक चीज, ये जो कार्बन है वो sp संकरित कार्बन है, ये जो कार्बन था डबल बॉन्ड वाला वो sp2 और ये सिंगल बॉन्ड वाला sp3। हमने एक चीज पढ़ी है कि sp2 और sp3 ये एक विद्युत ऋणता का ऑर्डर हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा है कि sp संकरित जो कार्बन होता है उसकी विद्युत ऋणता का मान sp2 से ज्यादा होता है और sp2 वाले की sp3 से ज्यादा होता है। अब देखें विद्युत ऋणता इसकी ज्यादा है और विद्युत ऋणता कम इसकी है। अभी हमने बात की थी पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर ही कि कम विद्युत ऋणी परमाणु के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है। अगर यहां नेगेटिव चार्ज लेता मैं तो इस ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता। लेकिन हमने यहां कार्बोकैटायन के एग्जांपल लिए हैं तो ये कम विद्युत ऋणी परमाणु है और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये इधर वाला एग्जांपल है वो ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन किससे, सेकंड वाले से, और सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन किससे, फर्स्ट वाले से। ठीक है, तो इस बेस के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम कुछ फॉर्मूले के रूप में और देखना चाहें चीज, तो आप इस टाइप के फॉर्मूले को भी ध्यान रख सकते हैं। कार्बोकैटायन का स्थायित्व डायरेक्टली समानुपाती प्लस आई प्रभाव बटे माइनस आई प्रभाव, और कार्ब एनाइन का स्थायित्व अगर देखें तो डायरेक्टली समानुपाती माइनस आई प्रभाव बटे प्लस आई प्रभाव। यानी अगर किसी ग्रुप के अंदर प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है, इसका मतलब उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर माइनस आई प्रभाव बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो रही है। इन बातों का जस्ट उल्टा नीचे वाले एग्जांपल में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बाद नेक्स्ट 2 नंबर है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता भी देखें, कैसे हम अनुप्रयोग प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग के अंदर देख सकते हैं। जैसे रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता देखें किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। CH3Cl एक एल्किल हैलाइड लिया है और ये इस एल्केन से बना था, यानी मेथेन के हमने एक हाइड्रोजन को यहां से हटाया, हटाने के बाद वहां हमने Cl जोड़ा तो ये एल्किल हैलाइड बन गया, ठीक है। अब देखें इस एग्जांपल में बात करें तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इस Cl का कौन सा प्रभाव लगता है, Cl का लग रहा है माइनस आई प्रभाव, माइनस आई इफेक्ट। इधर वाले एग्जांपल में अगर हम बात करें तो जो CH बॉन्ड है, उस CH बॉन्ड में हाइड्रोजन का आई जो इफेक्ट है या आई जो प्रभाव है वो क्या होता है, 0 होता है, यानी कोई प्रभाव नहीं लगता हाइड्रोजन का। जबकि इधर वाले एग्जांपल में Cl का क्या हो रहा है, माइनस आई प्रभाव लग रहा है। अब देखें इस माइनस आई प्रभाव की वजह से ये जो सांझे के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ज्यादा रहेंगे, Cl पर कौन सा चार्ज, आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश। इसका मतलब है इस Cl की वजह से या इस Cl के माइनस आई प्रभाव की वजह से ये पूरा कंपाउंड है वो क्या हो गया, पोलर हो गया, और इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज जनरेट नहीं होने की वजह से ये क्या हुआ, नॉन पोलर हो गया। इनको चार्ज नहीं आ रहा, इसका मतलब नॉन पोलर, ठीक है। कंपाउंड पोलर हो गया तो उस कंडीशन में देखें इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पर किसी प्रकार का पॉजिटिव चार्ज है वो कहते हैं जनरेट नहीं हो रहा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा इस कार्बन की अपेक्षा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब नेगेटिव वाला, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पॉजिटिव वाला। न्यूक्लियोफाइल यानी माइनस वाले का अटैक है वो प्लस वाले पर आसानी से हो जाएगा, जबकि यहां किसी भी प्रकार का चार्ज जनरेट नहीं हुआ जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूं यहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। तो यहां देखें न तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है न ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब न तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और न ही न्यूक्लियोफाइल का। न तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और इलेक्ट्रोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है दोनों का अटैक, न्यूक्लियोफाइल व इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होगा, यानी दोनों का किसी भी प्रकार से क्या होगा, अटैक नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा तो किसका अटैक होगा, इस रिएक्शन के दौरान यानी इसके अंदर फ्री रेडिकल जो है उस फ्री रेडिकल का अटैक होगा। अब देखें हमने कहा है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल यहां आके जुड़ेगा, जब न्यूक्लियोफाइल यहां आके जुड़ेगा तो Cl यहां से हट जाएगा, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, उस Cl को। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब है जो एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो NSR टाइप की रिएक्शन है वो शो करते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं करेगा, NSR टाइप की रिएक्शन, ठीक है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्रियाशील हो जाएगा या कह दो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मिनिमम रिएक्टिव या कम क्रियाशील, ठीक है। तो इस आधार पर हम दोनों में कंपेयर कर रहे हैं
कि ये एल्किल हैलाइड इससे बना था, इसका मतलब है एल्किल हैलाइड जो होता है वो अपने संगत एल्केन से ज्यादा क्रियाशील होता है। संगत का मतलब ये इससे बना था, तो ये इससे बना था, तो इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? अपनी संगत एल्केन से, यानी जिस एल्केन से हमने इसको बनाया था। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमें एल्किल हैलाइडों में आपस के अंदर रिएक्टिविटी कैसे देखनी है। तो हमने एल्केन और एल्किल हैलाइड के बीच देखा था। जब आपको एल्किल हैलाइड के एग्जांपल मिलेंगे उसके अंदर आपको रिएक्टिविटी कैसे चेक करनी है, जैसे एग्जांपल से समझिए CH3 CH2 Cl, और एक एग्जांपल लिया है हमने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड CH3 और Cl। ठीक है, ये दो एग्जांपल लिए हैं। इन दो एग्जांपल में देखें आपको क्या करना है। पहले तरीके से मैं यहां से Cl हटा के देख रहा हूं, Cl हटा के हमने देखा तो CH3 CH2 +4 और Cl माइनस, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान कुछ ऐसा ही होगा, यानी ये Cl हटेगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस एग्जांपल में अगर देखें तो CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज और Cl हटेगा। अब आप देखें जब ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इसके अंदर बदला तो यहां पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना। जब ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इस आगे वाली कंडीशन में बदला तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बदला। अभी हमने पहले एप्लीकेशन में पढ़ा था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ये जो आगे वाली स्पीसीज बन रही है वो मोर स्टेबल बन रही है, और ये क्या बन रही है, ये लेस स्टेबल बन रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये कम स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है। अब देखें कोई भी कंपाउंड या कोई भी स्पीसीज है वो उस फॉर्मेट में या उस तरीके से आगे नहीं जाएगी। कहने का मतलब ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड था, अगर ये इस रूप में बदल रहा आगे, इसका मतलब आगे जाने के बाद उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है तो वो आगे जाने के फेवर में नहीं होगा। तो ये बात हम यहां कर रहे हैं कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड आगे जाने के बाद लेस स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब ये आगे चलने के फेवर में नहीं रहेगा। जबकि अगर 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है आगे जाने के बाद देखो मोर स्टेबल स्पीसीज के अंदर बदल रहा है, तो कहने का मतलब ये आगे जाने के फेवर में है। तो यह कह सकता हूं ये मोर फॉर्म, ये ज्यादा बनने के फेवर में है और ये कम बनने के फेवर में है। इसका मतलब है ये आगे जाने के बाद लेस स्टेबल हो रहा है, तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूट गया तो वो आगे जाके लेस स्टेबल में बदल जाएगा। इसका मतलब है ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा, इसका मतलब है लेस ब्रेक, तो लेस रिएक्टिव। और ये क्या होगा, मोर ब्रेक तो मोर रिएक्टिव। ठीक है, आपको क्या देखना है, आपको जो भी एल्किल हैलाइड दिए जाएं उस एल्किल हैलाइड का इंटरमीडिएट बना के देखें। एल्किल हैलाइड का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब उस एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का मान उतना ही अधिक होगा। तो ये जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड था उससे हमने अगर जनरली हम Cl को हटा के यहां पॉजिटिव चार्ज लगा के देखें तो कार्बोकैटायन 3 डिग्री बन रहा है, और यहां से Cl को हटा के अगर बना के देखें तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है वो ज्यादा 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, तो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी किसकी होगी, 3 डिग्री वाले की ज्यादा। नेक्स्ट देखें, एक एग्जांपल और देखें रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड के अंदर। CH3 CH2 Cl CH3 CH Cl और CH3 Cl। हमने एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया है, एक 2 डिग्री लिया और एक 1 डिग्री। देखिए बॉन्ड टूटने के बाद की स्पीसीज अगर बना के देखें तो ये बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा CH3 CH CH3 पॉजिटिव चार्ज, और ये बनेगा CH3 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 पॉजिटिव चार्ज। अब देखें
तीनों में से हमने Cl को हटा के देखा जो कि इंटरमीडिएट बन गया नीचे। अब इंटरमीडिएट के अंदर हम देखें, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अभी हमने देखा है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री थे। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर देखें तो इंटरमीडिएट किसका ज्यादा स्टेबल बना है, और जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा या कह दो क्रियाशील होगा। तो इनकी क्रियाशीलता का अगर ऑर्डर देखें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो ज्यादा क्रियाशील होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो ज्यादा क्रियाशील होता है किससे, 1 डिग्री। तो इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड में आपको केवल इतना देखना है कि किसका इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। जिसका इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उसका मतलब है उसकी रिएक्टिविटी का मान उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट देखें 3 नंबर एप्लीकेशन की बात करें, थर्ड एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर देखें, कार्बोनिल कंपाउंडों की क्रियाशीलता। कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर देखें खास बात क्या होती है, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर ये ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट होता है वो कार्बोनिल कंपाउंडों की श्रेणी के अंदर आता है। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन है वो कार्बोनिल कंपाउंडों की श्रेणी में आते हैं। अगर इसकी बात करें, ये C+O ग्रुप जिसके अंदर होगा उसके अंदर एक रिएक्शन के दौरान बात करें, देखें एक रिएजेंट है और उस रिएजेंट के अंदर ये इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है और ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है। अच्छा एक बात और बता दें, कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं उनकी जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। जबकि अभी हमने एल्किल हैलाइड पढ़ा था, उनकी अभिक्रिया थी NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखें यहां ऑक्सीजन और कार्बन में विद्युतणता किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा, तो ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा, नेगेटिव, कार्बन पर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव। आपको ये जो कार्बन है sp2 वाला कार्बन, इस sp2 वाले कार्बन पर क्या देखना है, पॉजिटिव चार्ज देखना है। और इस sp2 वाले कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, इस sp2 वाले कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब उस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी का मान उतना ही अधिक होगा। यहां हमने कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, यहां पर अटैक होगा तो कुछ मैकेनिज्म इस टाइप से होगी। देखो क्रियाविधि C+O, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो हम केवल न्यूक्लियोफाइल को दिखा रहे हैं। इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, अटैक करते ही एक न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ गया और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट बच गया, इलेक्ट्रोफाइल वाले पार्ट, पॉजिटिव वाले पार्ट को किसके साथ जोड़ना है, नेगेटिव वाले पार्ट के साथ। तो यहां न्यूक्लियोफाइल और यहां O के साथ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात लें तो CH3 C+O अभिक्रिया करवाई हमने किसकी, HCN की। HCN में देखें H है वो पॉजिटिव है, CN है वो नेगेटिव है। तो न्यूक्लियोफाइल का काम कौन कर रहा है, CN, यानी CN का अटैक होगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, विद्युतणता के अंतर की वजह से। आगे वाली कंडीशन में क्या बनेगा, CH3 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के रूप में दिखाएं और यहां जोड़ दें Cn। अब यहां Cn पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखा दिया, अब किसका अटैक दिखाएंगे नेक्स्ट कंडीशन में, हाइड्रोजन का, और H+ के रूप में जोड़ना है हमें आगे वाली कंडीशन में CH3 Cn और OH। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया, साइनोहाइड्रीन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल से देखते हैं किस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी का मान ज्यादा होगा और किसका कम होगा। एग्जांपल देखें आप, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने CH3 C+OH एल्डिहाइड, दूसरा एग्जांपल लिया CH3 C+OCH3। इन दो एग्जांपल से देख रहे हैं कि इन दोनों कार्बोनिल कंपाउंडों में किसकी रिएक्टिविटी का मान ज्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी का मान कम है।
अगर बात करूं तो इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश, वो सेम कंडीशन बना ले एक बार, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फॉर NAR रिएक्शन, यानी NAR रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी है वो किस कार्बोनिल कंपाउंड की ज्यादा होगी, उस कार्बोनिल कंपाउंड की ज्यादा होगी जिसमें sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखे, यानी जिस sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी का मान उतना ही ज्यादा होगा। एग्जांपल से समझ रहे हैं, देखिए मैथाइल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लग रहा है, यहां भी मैथाइल ग्रुप का कौन सा प्रभाव लग रहा है, प्लस आई प्रभाव लग रहा है दोनों का, और इन दोनों के प्लस आई प्रभाव की वजह से देखें ये मैथाइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा, यानी कमी को कम करने की कोशिश करेगा। यहां हमने दो मेथाइल ग्रुप जोड़ रखे हैं और दो मेथाइल ग्रुप में दोनों का प्लस आई प्रभाव लग रहा है, प्लस आई प्रभाव लगने की वजह से इसके पॉजिटिव चार्ज को ये भी कम कर रहा है। दोनों कंडीशन के अंदर क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ये मेथाइल ग्रुप। अब देखिए ऊपर एक मेथाइल ग्रुप जुड़ा है तो वो पॉजिटिव चार्ज को कम तो कर रहा है, लेकिन नीचे वाले की तुलना में क्या है, ज्यादा कम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा रहेगा, इस एग्जांपल के अंदर, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज को तो दो लोगों ने कम कर दिया, लेकिन इस ऊपर वाले एग्जांपल में पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए एक हमने ग्रुप जोड़ रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा दिखेगा, इस एग्जांपल के अंदर। और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखने का मतलब है, मैं ये कह सकता हूं मोर पॉजिटिव तो मोर अटैक, ज्यादा अटैक होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी ज्यादा होगा। यहां कह सकता हूं लेस पॉजिटिव तो लेस अटैक, यानी अटैक भी कम होगा। अब मोर पॉजिटिव तो मोर अटैक, तो ये कह सकता हूं ज्यादा, जितना ज्यादा अटैक होगा इसका मतलब उतना ज्यादा रिएक्टिव है, उतना ज्यादा रिएक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। आपको केवल क्या ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जो sp2 वाला कार्बन है, जो C डबल O बॉन्ड वाला कार्बन है, उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को आपको देखना है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, इसका मतलब उस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी फॉर NAR रिएक्शन के प्रति उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट और एग्जांपल देखें, एक तरह से हमने फॉर्मूला बना लिया है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर NAR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डायरेक्टली समानुपाती पॉजिटिव चार्ज sp2 कार्बन, यानी sp2 कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा उस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी होगी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति। लास्ट एग्जांपल देखें, C डबल बॉन्ड O CCl3 H, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O C2H5 H और C डबल बॉन्ड O CH3 हमने चार एग्जांपल लिए हैं कार्बोनिल कंपाउंडों के। इन चारों कार्बोनिल कंपाउंडों में रिएक्टिविटी देख रहे हैं कि किसकी रिएक्टिविटी NAR अभिक्रिया के प्रति ज्यादा है। हमें देखें इस पर नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, एक बार ऐसे शो कर लें, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद देखें यहां जो कार्बन है उस कार्बन के साथ हमने 3 Cl जोड़ रखे हैं जो कुछ इस टाइप से हैं, और इन Cl का कौन सा प्रभाव लग रहा है, -I। इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप जोड़ रखा है, -I, यानी ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यानी कार्बन से इलेक्ट्रॉन और खींचेगा। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन के पास पहले से कमी दिखा रखी है हमने, तो ये कमी है वो और बढ़ जाएगी, कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो और बढ़ जाएगा। दूसरे एग्जांपल में बात करें तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अब की बार ग्रुप है वो कौन सा जोड़ रखा है हमने, +I प्रभाव वाला जोड़ रखा है, जो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। यहां हमने एथिल ग्रुप जोड़ रखा है, एथाइल ग्रुप जोड़ रखा है। एथाइल का +I प्रभाव मेथाइल ग्रुप से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा कम करेगा इसकी तुलना में। जो एरो के निशान लगा रहा हूं उससे आप आइडिया लगा रहे हैं कि कौन सा ज्यादा कम करेगा और कौन सा कम करेगा।
लास्ट वाले एग्जांपल में दो मेथाइल ग्रुप जोड़ रखे हैं प्लस आई प्रभाव वाले, तो ये प्लस आई जो पॉजिटिव चार्ज है sp2 कार्बन पर, उसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे और ज्यादा कम करेंगे। हमें क्या देखना है, पॉजिटिव चार्ज को कम नहीं देखना है, हमें देखना है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहां है। पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा है और यहां ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। उसके बाद इन तीनों में आप कंपेयर कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा है, उससे कम इसके पास, सबसे कम इसके पास। इसका मतलब रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी और उससे कम इसकी। इसका मतलब है कार्बोनिल कंपाउंडों की रिएक्टिविटी में केवल आपको यह देखना है कि sp2 कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके अंदर ज्यादा है। जिसके अंदर ज्यादा होगा इसका मतलब उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही आसानी से हो गया और वो NAR अभिक्रिया के प्रति उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट देखें, चौथा जो पॉइंट है वो है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। चौथा पॉइंट है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें सबसे पहले देख रहे हैं हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, मान लो ये कोई एसिड है और एसिड और बेस के रिस्पेक्ट में बता दूं कि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अम्ल और क्षार के बारे में। ब्रोंस्टेड के अनुसार अगर बात करें तो अम्ल वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं और बेस या क्षार वो होते हैं जो H+ आयन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और लुईस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो क्षार का काम करते हैं और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं या ग्रहण करते हैं वो किसका काम करते हैं, अम्ल का काम करते हैं। हमने माना है कि ये एक अम्ल हमारे पास, ये अम्ल है तो ये क्या करेगा, H+ आयन देगा। H+ आयन देने के बाद ये क्या बनाएगा, Z- और ये H+, ठीक है, इसको हमने अम्ल माना। इस अम्ल ने क्या किया, H+ आयन डोनेट कर दिया यानी दे दिया। देने के बाद ये स्पीसीज बची है Z-। हमें क्या करना है, ये जो स्पीसीज बची है इस स्पीसीज की स्टेबिलिटी को चेक करना है। अगर ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है यानी जो आगे बन रहा है H+ देने के बाद जो स्पीसीज बन रही है उसकी अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये जिससे बना था वो एसिड उतना ही ज्यादा अम्लीय है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जो भी एसिड दिया जाए उस एसिड में से H+ आयन हटाने के बाद जो लास्ट में स्पीसीज बच गई H+ के बाद, तो उस स्पीसीज की स्टेबिलिटी को चेक करना है। उसकी स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब जिस एसिड से ये बना था वो ज्यादा अम्लीय है या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। यहां एसिड से H+ निकलने के बाद जो आगे स्पीसीज बनी है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, यानी ये ज्यादा अम्लीय है। नेक्स्ट, एक इस फॉर्मेट से आप एसिडिटी को डिसाइड कर सकते हैं या अम्लीय सामर्थ्य को बता सकते हैं। एक तरीका और भी अप्लाई कर सकते हैं कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली समानुपाती होती है -I/+I, यानी जैसे जैसे -I प्रभाव बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी और +I प्रभाव बढ़ने के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती जाती है। अम्लीय सामर्थ्य है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है +I प्रभाव बढ़ने के साथ। नेक्स्ट, अगर एग्जांपल पर इस चीज को अप्लाई करके देखें तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा CH4 NH3 H2O और HF। ये 4 एग्जांपल लिए। इन चारों एग्जांपलों में हमें एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो देखनी है, यानी कौन मोर एसिडिक होगा। देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखें इन चारों में आप +I प्रभाव -I प्रभाव नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, एक फॉर्मेट और बताया था हमने अभी कि Z में से हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो आगे स्पीसीज बन रही है उसकी स्टेबिलिटी चेक करें। अगर वो ज्यादा स्टेबल है यानी ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है तो इसका मतलब जिससे ये बना था जो एसिड था वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। हमने क्या किया, इसमें से हाइड्रोजन को हटाया H+ के रूप में तो यहां क्या बना, माइनस। यहां से भी हाइड्रोजन को हटा दे, सब में से हाइड्रोजन को हटा के देखें H+ के रूप में तो NH2- और यहां CH3-। हटाने के बाद ये स्पीसीज बनी है।
H प्लस हटाने के बाद आप इन चारों में चेक करें कि किसकी स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है। अगर मैं ये कह दूं फ्लोरीन की विद्युतणता की बात करूं तो फ्लोरीन की विद्युतणता ऑक्सीजन से ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की विद्युतणता नाइट्रोजन से ज्यादा होती है और नाइट्रोजन की विद्युतणता कार्बन से ज्यादा होती है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल और कम विद्युतरणीय परमाणु पर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल। ठीक है, यानी कम विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये कह सकता हूं मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो मोर स्टेबल, यानी ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है आपका। मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है और कॉन्जुगेट जो बेस बनता है अगर वो ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब ये जिससे बना था वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। मोर एसिडिक, तो एसिडिक जो सामर्थ्य है या अम्लीय सामर्थ्य है उसका क्रम HF ज्यादा एसिडिक है, H2O से H2O ज्यादा एसिडिक है, NH3 से NH3 ज्यादा एसिडिक है CH4 से। तो अम्लता का क्रम क्या होगा, कुछ इस टाइप से। एक एग्जांपल और देखें, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इन तीनों में हमें चेक करना है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के अंदर कि ज्यादा एसिडिक कौन होता है। तो वही सेम तरीका लगाएं, CH ट्रिपल बॉन्ड एक हाइड्रोजन हटाने के बाद ये स्पीशीज बनेगी। इसके अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH एक हाइड्रोजन हटाने के बाद ये स्पीशीज बनेगी और यहां CH3 CH2 एक हाइड्रोजन हटाने के बाद ये स्पीशीज बनेगी। हमने एक पढ़ा है पीछे की क्लासों में कि sp संकृत कार्बन sp2 से ज्यादा विद्युतरणीय होता है और sp2 वाला sp3 से ज्यादा विद्युतरणीय होता है। तो विद्युतणता ज्यादा किसकी, sp वाले की। और ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु पर नेगेटिव चार्ज हो तो अभी हमने ऊपर वाले में पढ़ा था कि ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु पर नेगेटिव चार्ज हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसके होल्ड करने की पावर ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें नीचे वालों में, तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल, ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बना है। मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बना है तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड था यानी जिससे बना था वो क्या होगा, मोर एसिडिक। तो ये बन जाएगा मोर एसिडिक। ठीक है, इस दूसरे एग्जांपल में भी ऊपर वाला ही तरीका हमने काम में लिया है। नेक्स्ट और देखें तीसरा एग्जांपल, CH3 CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, CH3 CH 2 डिग्री अल्कोहल और एक लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल लिया है, वही सेम तरीका लगाएं। पहले इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि यहां इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है इन मेथाइल ग्रुप का। इसमें से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद कुछ इस टाइप से स्पीशीज बनेगी, O नेगेटिव चार्ज, CH3 CH, CH3 O नेगेटिव चार्ज और CH3 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 O नेगेटिव चार्ज। यानी एक एक हाइड्रोजन निकालने के बाद ये इस टाइप की स्पीशीज बनी है तीनों में। वही सेम देखें, यहां तीनों एग्जाम्पल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहां तीनों में ऑक्सीजन की विद्युतणता का मान क्या है, समान है। यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, तीनों की विद्युतणता क्या है, समान है। तो वो कॉन्सेप्ट हम लगा नहीं सकते कि ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, क्योंकि तीनों की विद्युतणता एक जैसी है, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन ही है एग्जाम्पल के अंदर। हमें क्या करना है, एक तरीका हम ये लगा सकते हैं, हमने कहा था फर्स्ट एप्लीकेशन में कि आवेश की मात्रा जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। आवेश जिस पर जितना कम है इसका मतलब है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। आवेश चेक करें, देखें
इस ग्रुप का कौन सा प्रभाव लग रहा है? प्लस आई प्रभाव। यहां 2 प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप जोड़ रखे हैं हमने, और यहां हमने कितने जोड़ रखे हैं? 3 प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप जोड़ रखे हैं। और इन तीनों का काम होगा इलेक्ट्रॉन देने का। देने का मतलब है ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो यहां तो 3 ग्रुप लगे हुए हैं जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, कि तो चार्ज को बढ़ा रहे हैं। तो ज्यादा चार्ज कहां बढ़ रहा है? इस ऑक्सीजन के ऊपर, उससे कम इस पे, और सबसे कम इस पर। आवेश की मात्रा सबसे कम किस पे है? इस 1 डिग्री वाले अल्कोहल से, जो आपने एग्जांपल बनाया है हाइड्रोजन हटाने के बाद, उसके ऊपर। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा बना? ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर क्या था? लेस नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज है वो क्या था? कम था। इस बेस पर भी बता सकते हैं। एक हमने अभी फॉर्मूला देखा था कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली समानुपाती माइनस आई प्रभाव बटे प्लस आई प्रभाव। यानी प्लस आई प्रभाव जिसमें जितना ज्यादा लगेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो उतनी ही कम होगी। तो प्लस आई प्रभाव इस एग्जांपल में ज्यादा लग रहा है, इस एग्जांपल में ज्यादा लग रहा है, और प्लस आई प्रभाव ज्यादा, इसका मतलब ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो एसिडिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा ये, तो इसको बोल सकता हूं मोर एसिडिक होगा। यानी 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो 2 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, और 2 डिग्री अल्कोहल होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल से क्या होता है? ज्यादा एसिडिक होता है। अब देखें, हर बार आपको कोई जुर्मी अम्लता का क्रम पूछे, ठीक है, अम्लता के रिस्पेक्ट में कुछ और चीजें भी पूछ ली जाती है, लेकिन आपको एसिडिटी का ऑर्डर आना चाहिए। एसिडिटी के ऑर्डर से आप बहुत सारे, मैं अभी एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले से आप पीएच का ऑर्डर बता सकते हैं, H+ आयनों की, OH आयनों की, Ka का, pKb का, बहुत सारी चीजें, उन सभी का ऑर्डर बता सकते हैं, केवल अगर आपको एसिडिटी का ऑर्डर आता है तो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, COOH, COOH और COOH। इन तीनों के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, अम्लीय सामर्थ्य को देख रहे हैं कि तीनों में किसकी ज्यादा होगी। देखें, चेक करने के तरीके वही हैं, लेकिन यहां हम आज की वीडियो के अंदर ही पहले आपने देखा था कि जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। विद्युत ऋणता का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। विद्युत ऋणता का मान कम हुआ था तो हमने कहा था कम विद्युत ऋणी परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो क्या होता है? कम स्टेबल होता है। ठीक है, यहां हम देखें, बात करें दूसरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिंग साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या हुआ? कम हुआ। इसके अलावा हम इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो जैसे मैंने ये 2 रिंग ले रखी है, आपस में इनको अटैच कर रखा है, ये छोटी रिंग है और ये क्या है? बड़ी रिंग है। छोटी रिंग का माइनस आई इफेक्ट लगता है और बड़ी रिंग का कौन सा प्रभाव लगता है? प्लस आई प्रभाव लगता है। तो छोटी रिंग अगर मैं मान लो इन तीनों का ही माइनस आई प्रभाव है, माइनस आई प्रभाव अगर इन तीनों का है तो ज्यादा किसका माइनस आई प्रभाव होगा? कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला होगा उसका ज्यादा माइनस आई प्रभाव होगा। तो ज्यादा यानी छोटी रिंग की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान क्या होता है? ज्यादा। तो माइनस आई प्रभाव किसका ज्यादा? इसका। किससे? 4 मेंबर्ड रिंग से। और 4 मेंबर्ड जो रिंग है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इसका माइनस आई प्रभाव का मान किससे ज्यादा होगा? जो 6 मेंबर्ड रिंग लिए उससे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ये, क्योंकि इसका माइनस आई प्रभाव क्या है? ज्यादा होता है। अभी हमने देखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ है वो माइनस आई प्रभाव के डायरेक्टली क्या होती है? समानुपाती होते हैं। माइनस आई प्रभाव जितना ज्यादा लग रहा है इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या, उतनी ही उसकी अधिक है। इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ न पूछ के कई बार कुछ इस टाइप से भी पूछ सकता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको ऑर्डर आना चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वही H+ आयनों की सांद्रता का ऑर्डर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह दे कि इन तीनों में H+ आयनों की सांद्रता का ऑर्डर क्या होगा? H+ आयनों की सांद्रता है तो हमें pH का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। यानी जो एसिडिटी का ऑर्डर निकालेंगे या एसिडिक सामर्थ्य का जो ऑर्डर निकालेंगे उसका उल्टा कर देंगे तो pH का ऑर्डर आ जाएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में Ka अम्ल के वियोजन कांस्टेंट का क्रम पूछ ले, 2-3 एग्जांपल देके, तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ वाला
जो फॉर्मेट है वो अप्लाई करें। जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाला जो क्रम होगा वो किसका होगा, Ka का। Ka को वर्तमान में आजकल pKa के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। Ka को pKa के रूप में हम इक्विलिब्रियम के अंदर ये चीज पढ़ते हैं, साम्य अवस्था के अंदर ये पढ़ते हैं। अब देखें, जो pKa का ऑर्डर अगर हमें डिसाइड करना है तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था उसका उल्टा कर दें। इसके अलावा देखें POH का ऑर्डर, OH आयनों की सांद्रता का ऑर्डर, pKb का ऑर्डर और लास्ट Kb का ऑर्डर। यानी इन आगे वाली चीजों में किसी भी चीज का आपको ऑर्डर पूछे तो पहले तो आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। ये अगर फॉर्मेट याद होगा तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ के द्वारा हम किसी का भी ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। तो कोई जुड़ नहीं, हर क्वेश्चन में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है और बेसिक का पूछ रहा है तो कहने का मतलब ये सारे फॉर्मूले उल्टे हो जाएंगे कि यानी H+ आयनों की सांद्रता व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के। pH है वो डायरेक्टली समानुपाती हो जाएगा, Ka है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, pKb वो समानुपाती हो जाएगा, POH है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, OH आयनों की सांद्रता समानुपाती हो जाएगी, pKb का मान फिर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा और लास्ट में Kb का मान है वो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ये तो थी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात। अब देख रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात। बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर कोई भी बेस है जितना आसानी से लोन पेयर है वो किसी दूसरे को क्या कर दे, डोनेट कर दे, तो इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा बेसिक है या उतना ही ज्यादा क्षारीय है। आपको ये देखना है कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। यानी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, सबसे पहले एग्जाम्पल देखें, CH2 NH2 लोन पेयर, ग्रुप जोड़ा हमने NO2, CH2 NH2 लोन पेयर, ग्रुप जोड़ा हमने हाइड्रोजन यहां पर, और तीसरे एग्जांपल के अंदर CH2 NH2 लोन पेयर और ग्रुप जोड़ा हमने मेथाइल। इन तीनों के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ हमें चेक करनी है कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो देखें NO2 का कौन सा प्रभाव लग रहा है, -I प्रभाव, हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं लगता, जबकि मेथाइल ग्रुप का +I प्रभाव लग रहा है। +I प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी मेथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है या नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। जबकि यहां बात करें तो इसका कौन सा प्रभाव, -I प्रभाव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर विड्रॉ कर रहा है या इधर खींच रहा है इलेक्ट्रॉनों को, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम। यानी नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो रहा है तो इसका मतलब पहले से उसको कमी महसूस हो रही है, और कमी महसूस हो रही है तो वो आसानी से किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट नहीं कर सकता। यहां अगर बात करें तो लोन पेयर हमने पहले दिखा रहे थे और एक ऐसा मेथाइल ग्रुप जोड़ रखा है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, या इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है उसको बढ़ा रहा है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब वो उतना ही आसानी से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन है वो किसी H+ का आयन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा इसकी, उससे कम इसकी, और सबसे कम किसकी होगी, -I प्रभाव वाले की। तो ऑर्डर कुछ इस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहां +I प्रभाव बढ़ेगा तो बढ़ेगा और -I प्रभाव बढ़ेगा तो घटेगा। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था उसका उल्टा किया, बस और कुछ नहीं हमने, वहां -I प्रभाव बटे +I प्रभाव था, ठीक है, ये कंडीशन होगी। इसके अलावा कई बार +I और -I से भी डिसाइड नहीं होता, कुछ इस टाइप से एग्जांपल हो तो देखें, CH3 NH2 OH- और F-। इन चारों के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। बेसिक स्ट्रेंथ अगर चेक करनी है भी कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, उसके लिए देखें हम, यहां फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब देखें 2 इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक के पास, यहां एक खुद का है और एक कहीं बाहर से लिया हुआ है बॉन्ड क्लीवेज के दौरान, ठीक है। अब देखें हमने अभी पीछे एग्जांपल में लिखा था फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज्यादा, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा, नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा, और ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब है इस ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु पर ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है पहले से। और ये देखें कम विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर क्या है,
नेगेटिव चार्ज है और कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इस नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर पा रहा है, और जब होल्ड नहीं कर पा रहा है तो इसका काम क्या होगा, जल्दी से अपने इस बोझ को कम करने की कोशिश करेगा, तो वो आसानी से क्या करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा। तो डोनेट करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। तो यहां हमने कोई इंडक्टिव इफेक्ट लगाया नहीं, हमने तो वो लगाया ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, और कम विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं पर पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस CH3 नेगेटिव चार्ज वाले का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, कुछ इस टाइप से ऑर्डर होगा। बस केवल कॉन्सेप्ट ये लगाया कि ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की प्रवृत्ति है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो CH3 NH2 CH3 NH CH3 और नाइट्रोजन CH3 लोन पेयर। ठीक है, हमने लिया है 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन। अब देखें यहां एक मेथाइल ग्रुप जोड़ा है जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, यहां हमने 2 मेथाइल ग्रुप जोड़ रखे हैं जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, हमने यहां 3 मेथाइल ग्रुप जोड़े हैं जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हम अगर देखें प्लस आई प्रभाव जिसका जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज्यादा, अगर प्लस आई प्रभाव की रिस्पेक्ट में देखें तो ये जो 3 डिग्री एमीन होता है वो ज्यादा बेसिक है किससे, 2 डिग्री और 1 डिग्री से, जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हर बार कोई जरूरी नहीं कि इंडक्टिव इफेक्ट ही हर चीज की व्याख्या करे या कह दूं हर चीज को एक्सप्लेन करे, कुछ और भी इफेक्ट होते हैं या कुछ और भी चीजें होती है जो प्रभावित करने वाली होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस नाइट्रोजन के साथ हमने 3 मेथाइल ग्रुप जोड़ रखे हैं, और इन 3 मेथाइल ग्रुप के बड़े साइज के कारण क्या होगा, स्टेरिक इफेक्ट या त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी, और इस त्रिविम बाधा के कारण ये आसानी से किसी H+ आयन को इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए 3 डिग्री एमीन के अंदर क्या होता है, 3 मेथाइल ग्रुप का स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है, चारों तरफ से नाइट्रोजन को घेर रखा है, तो नाइट्रोजन आसानी से क्या कर रहा है, किसी H+ आयन को इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से डोनेट नहीं कर पा रहा है, और आसानी से डोनेट नहीं करने के कारण कुछ ऑर्डर इस प्रकार से हो जाएगा कि 2 डिग्री एमीन ज्यादा बेसिक होती है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज्यादा बेसिक होता है 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री की पोजीशन यहां आनी चाहिए थे, वो सबसे लास्ट में चला गया, किसकी वजह से, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से या त्रिविम बाधा के कारण क्या हुआ, ये लास्ट पोजीशन के ऊपर चला गया। तो कुछ इस टाइप के एग्जांपल है वो आप थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखें कि यहां 3 डिग्री एमीन के अंदर त्रिविम बाधा या स्टेरिक इफेक्ट लगने की वजह से कुछ ऑर्डर में इस टाइप का बदलाव भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखें, CH3 NH2 CH3 OH। ठीक है, मैथिल एमीन और मैथिल एल्कोहल, या आप H2O भी और ले सकते हैं, कुछ इस टाइप से दिखा के इन तीनों में देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, देखें यहां भी मैथाइल ग्रुप जोड़ रखा है, यहां भी मैथाइल ग्रुप जोड़ रखा है, यहां कोई ग्रुप जोड़ ही नहीं रखा हमने। ठीक है, इस मैथाइल ग्रुप के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, यहां कोई प्रभाव नहीं लग रहा है। अब देखें इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, तीसरे वाले को हम अपने आप साथ में सोल्व कर लेंगे। अब पहले वाले में अगर सोल्व करें तो मैथाइल की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और यहां भी मैथाइल के कारण नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की विद्युतणता का मान ऑक्सीजन से क्या होता है, कम होता है, और कम विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना इसका मतलब है कि वो कम स्टेबल है, क्योंकि कम विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होल्ड करने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो यहां नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज है इसकी तुलना में
उसको होल्ड करने की प्रवृत्ति है वो कम होगी। कम होगी तो इसका मतलब वो आसानी से क्या करेगा, किसी को डोनेट करेगा, तो ये मोर डोनेट करेगा, यानी ज्यादा डोनेट करेगा। ठीक है, इसका मतलब है जो मेथिलएमीन है वो ज्यादा बेसिक है किससे, मेथिल अल्कोहल से। अब देखें इसके अंदर और बात करें तो यहां भी ऑक्सीजन है और यहां भी ऑक्सीजन है, तो दोनों की विद्युतणता की तो कोई बात ही नहीं है, दोनों की विद्युतणता एक जैसी है। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि इस मेथाइल ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बड़ी है और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी नहीं है, दोनों की विद्युतणता सेम है। और दोनों की विद्युतणता सेम हो तो हमें देखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर ज्यादा है। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसका मतलब वो उतना आसानी से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो उसका ऑर्डर कुछ इस टाइप से हो जाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसकी तुलना में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति इस ग्रुप की क्या होगी, ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा किसकी, मेथिलएमीन की। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के आधार पर कुछ आप इस टाइप से जो हमने कॉन्सेप्ट लगाए हैं उन कॉन्सेप्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, एसिडिक, बेसिक, पीएच, पीओएच वगैरह जो आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया था अभी पीछे, उस फॉर्मूले के अनुसार किसी भी चीज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये था चौथा एप्लीकेशन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट आगे पांचवें, अच्छा चौथे एप्लीकेशन के अंदर देखें एक डीएनपी रूल और भी आता है। डीएनपी रूल के अनुसार भी एसिडिटी का ऑर्डर डिसाइड किया जाता है। अगर मैं डीएनपी रूल को भी बताना चाहूं, देखें आप एक डीएनपी रूल और कर लें हम, क्योंकि डीएनपी रूल मैं इसलिए नहीं करवा रहा था क्योंकि ये जो क्लासें चल रही है वो केवल जूनियर, सीनियर और बीएससी के बच्चों के लिए चल रही है। ठीक है, तो ये जो डीएनपी रूल है वो थोड़ा सा आगे, कहने का मतलब ब्रॉड सिस्टम है इसका आगे, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर और ज्यादा अगर हम डीप के अंदर जाएं तो उसकी बात है। तो डीएनपी रूल को देखें कैसे समझें। डी का मतलब है यहां पर डिस्टेंस, एन का मतलब है नंबर, और पी का मतलब है पावर। ठीक है, तो किसी एग्जांपल पर ये तीनों कहने का मतलब एप्लीकेबल हो, जब लग रहे हो तो आपको सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, डिस्टेंस को प्रायोरिटी देनी है। और डिस्टेंस अगर सेम हो तो फिर नंबर को प्रायोरिटी देनी है, और नंबर अगर सेम हो तो फिर किसको प्रायोरिटी देनी है, पावर को प्रायोरिटी देनी है। देखें एग्जांपल से समझ में आएगी बात कैसे कह रहा हूं मैं। जैसे एग्जांपल लिया CH3 CH CH2 CH2 COOH। दूसरा एग्जांपल है CH3 CH2 CH Cl CH2 COOH। पहले वाले एग्जांपल में देखें हमने एक साइड में Cl जोड़ रखा है और एक साइड में फ्लोरीन। हम जानते हैं कि फ्लोरीन का जो -I प्रभाव होता है वो क्लोरीन से क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन देखें अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो 1 2 3 नंबर कार्बन पर हमने -I प्रभाव वाला ग्रुप जोड़ रखा है। यहां 1 2 और 3 और 4 नंबर पर भी हमने -I प्रभाव वाला ग्रुप जोड़ रखा है। अब -I प्रभाव जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। अब -I प्रभाव इसका ज्यादा है, लेकिन इस 4 वाले कार्बन पे जुड़े होने के कारण इसकी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है COOH के रिस्पेक्ट के अंदर, तो दूरी बढ़ने के साथ हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो उस कंडीशन में Cl कम प्रभावशाली है, लेकिन इसकी डिस्टेंस देखें COOH से वो क्या है, कम है। और कम होने की वजह से क्या है, ये ज्यादा प्रभावशाली होगा किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। तो हमने सबसे पहले एग्जांपल में चेक किया कि है डिस्टेंस देखनी है, आपको पावर वगैरह चेक नहीं करनी है कि फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल होता है किससे, क्लोरीन से। आपने डिस्टेंस, पहला पॉइंट आपको डिस्टेंस देखना है। डिस्टेंस ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर, जिसकी डिस्टेंस कम इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा एसिडिक, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। जब डिस्टेंस सेम हो तो फिर आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स देखने हैं। नंबर ऑफ ग्रुप्स का मतलब देखें क्या है, CH3 CH फ्लोरीन CH2 COOH और CH3 CH Cl CH2 COOH। ठीक है, इस COOH के रिस्पेक्ट में बात करें तो 1 और 2 और 3 नंबर पे कौन जोड़ रखा है, फ्लोरीन, और 1 2 और 3 नंबर पे किसको जोड़ रखा है हमने, Cl को, 2 Cl जोड़ रखे। अब देखें फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों की डिस्टेंस को सेम रखा है, 3 नंबर पर फ्लोरीन है और 3 नंबर पे किसको जोड़ रखा है, क्लोरीन जोड़ रखा है। ठीक है, डिस्टेंस सेम हो तो फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स देखेंगे। नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करें तो इस एग्जांपल में देखिए 3 नंबर के ऊपर 2 -I प्रभाव वाले ग्रुप जोड़ रखे हैं हमने, इसका भी -I प्रभाव और इसका भी माइनस, और यहां
एक माइनस आई प्रभाव वाला ग्रुप जोड़ रखा है, लेकिन देखें डिस्टेंस सेम है, पावरफुल ये ज्यादा है, फिर भी लेकिन नंबर ऑफ संख्या अगर चेक की जाए, नंबर देखे जाए तो नंबर इसके अंदर ज्यादा है, नंबर ऑफ ग्रुप है वो किसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर ज्यादा है, तो आपको नंबर को प्रायोरिटी देनी है, तो ज्यादा एसिडिक ये एग्जांपल होगा। जब डिस्टेंस भी सेम हो और नंबर भी सेम हो तो फिर चेक करेंगे क्या, पावर। लास्ट एग्जांपल में देखें CH फ्लोरीन, CH2 सी डबल OH, CH3 CH Cl, CH2 सी डबल OH। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल है। डिस्टेंस की बात करें तो 1 2 3 पे Cl जोड़ रखा है, 1 2 3 पे फ्लोरीन जोड़ रखा है, तो डिस्टेंस तो दोनों की सेम है। अब नंबर ऑफ ग्रुप्स देखें कि भी कितने Cl जोड़ रखे हैं हमने, तो यहां एक जोड़ रखा है, यहां भी एक, दोनों सेम संख्या में जोड़ रखे हैं, सेम संख्या में जोड़ रखे हैं, तो अब किसको चेक करेंगे, अब पावर। अब लास्ट के अंदर हम पावर को चेक करेंगे कि फ्लोरीन है उसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा है या ये ज्यादा पावरफुल होता है या क्लोरीन, तो ज्यादा पावरफुल कौन होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ज्यादा एसिडिक कौन सा एग्जांपल होगा आपकी बार, ये। इसलिए डीएनपी रूल को भी आप ध्यान में रखते हुए इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थे एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, जो कि हमारा चौथा पॉइंट था इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट पांचवा इफेक्ट है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्टिविटी भी इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर कैसे बताई जा सकती है। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी नॉलेज को हम उस एल्कोहलों की रिएक्टिविटी के अंदर हम काम में ले सकते हैं। एल्कोहल की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। देखिए एल्कोहल की क्रियाशीलता है वो अल्कोहल में बॉन्ड क्लीवेज के आधार पर डिसाइड होती है भी कहां से बॉन्ड टूट रहा है। हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं वैसे 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा होता है, 2 डिग्री कौन सा होता है और 3 डिग्री कौन सा होता है। एक सिंपल देखें, ये कोई अल्कोहल है ROH, इस अल्कोहल में देखें दो टाइप के बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी होती है, या ये दो टाइप की अभिक्रियाएं देते हैं भी बॉन्ड कहां से टूट रहा है उसके हिसाब से। अगर ये यहां से ब्रेक हो रहा है तो जो ऑर्डर होता है वो अलग होता है, और अगर बॉन्ड यहां से टूट रहा है तो ऑर्डर होता है। देखें दोनों कंडीशन को हम अलग अलग लिख रहे हैं। अगर ये बॉन्ड यहां से टूटेगा इसका मतलब R पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव और OH पर कौन सा चार्ज नेगेटिव होगा। अगर ये बॉन्ड यहां से टूट जाए यहां से, तो इसका मतलब होगा RO, O ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतता ज्यादा, तो हाइड्रोजन किसके रूप में निकला बाहर, H+ के रूप में। ठीक है, ये दो कंडीशन बन गई। इस दो कंडीशन में इस R का मतलब है एल्किल ग्रुप, जैसे कोई भी मैथाइल हो कोई भी एथाइल हो, जैसे ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है एक तरह से ये कार्बोकैटायन ही बन रहा है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, इस 3 डिग्री वाले अल्कोहल की रिएक्टिविटी का मान 2 डिग्री से ज्यादा होगा, और 2 डिग्री वाले की 1 डिग्री से ज्यादा होगा। यहां आ जाए, ये कंडीशन भी हमने पढ़ी है अभी एसिडिक स्ट्रेंथ में, अगर आपको ध्यान हो तो भी ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। ठीक है, इसके आधार पर जैसे यहां अगर हम ऑर्डर देखें तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि R के साथ ऑक्सीजन जुड़ा -4, 2 डिग्री में, जैसे सॉरी एग्जांपल लिखते हैं हम CH3 CH2 O-, CH3 CH CH3 O-, और लास्ट एग्जांपल है CH3 O-। ये 3 कंडीशन बनाई थी हमने इन तीनों में अगर स्टेबिलिटी चेक करनी है भी कौन सा ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल की बात करें तो इसका भी +I प्रभाव, इसका भी +I प्रभाव, सब +I प्रभाव वाले हमने जोड़ रखे हैं। ठीक है, +I प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है। इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां भी बढ़ेगी, यहां भी बढ़ेगी, और लास्ट वाले में सबसे ज्यादा। यहां देखें, यहां वो कॉन्सेप्ट तो काम करता नहीं कि ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो ज्यादा स्टेबल हो जाए, क्योंकि तीनों ही कंडीशन के अंदर हमने क्या जोड़ रखे हैं, ऑक्सीजन जोड़ रखे हैं। उस कंडीशन में क्या करना है कि हमें यह देखना है कि आवेश की मात्रा वाला कॉन्सेप्ट काम में लेना है। आवेश की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती स्थायित्व के
यानी आवेश की मात्रा जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यहां देखें 3 ग्रुप लगा रखे हैं जो आवेश को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और आवेश बढ़ गया जिसका मतलब स्टेबिलिटी का मान क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, 1 डिग्री वाला, उसके बाद कौन सा हुआ 2 डिग्री वाला, और उसके बाद कौन सा हुआ 3 डिग्री वाला। तो यहां हमने आवेश वाले कॉन्सेप्ट से ये ऑर्डर लिखा है, और यहां हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हमने पढ़ा था फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर, उसके आधार पर रखा है। तो बॉन्ड यहां से टूट रहा है तब तो 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और अगर बॉन्ड यहां से टूट रहा है तो वहां 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। आज प्रेरणिक प्रभाव के जो एप्लीकेशन है वो 5 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।